सुंदर सुंदर आप लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई है, वो भी एक ही रंग की पहनी हुई है, और भगवान की दया हुई कि मैं भी आपके रंग में आज रंग गया। लड़के इसको ज्यादा समझ पाएंगे। क्या हमारे मुख से कुछ ना कुछ गालियां निकलती रहती हैं हर दूसरे शब्द, बट इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट प्रैक्टिस। मनुष्यों के बीच में अगर कोई भेद, हम कहते हैं कि यार ये जो लड़का है ये बहुत सज्जन आदमी है, प्रशिक्षित व्यक्ति है, बहुत ही स्टेबल है, इसकी एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है। पहला विचार क्या हुआ? एक विचार को पकड़ो। दूसरा प्रोसेस, इट इज ओनली एंड ओनली द प्रोसेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हम सबने सुना होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम। पॉइंट एकेडमी के मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सर, जिनके स्नेह के कारण मैं आप सभी के सामने आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे कॉलेज के सीनियर हमारे बंधु अनिल भाई और सोनीपत के विभिन्न स्थानों से आए हुए बहनों और भाइयों, मेरा विशेष नमस्कार, मेरा प्रणाम आप सभी को। बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर आना है। अनिल भाई ने बहुत बार आग्रह किया। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर रहा था हिस्ट्री ऑनर्स में, और अनिल भैया उस समय वो भी अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, ये पॉलिटिकल साइंस में थे। तो तब से मैं उनको जानता हूँ। तो फिर उनका कोविड के बाद से विवेकानंद केंद्र, जिस संस्था में मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर उनका आना हुआ, और फिर उनका कई बार आग्रह रहा कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं सोनीपत के, आप आइए एक बार उनसे मिलिए, और वो अलग अलग फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे जानकारी दी। और सुरेंद्र सर के कई वीडियोस मुझे वहाँ पर मिलते हैं, मैं देखता रहता हूँ। जब कई लोग सिलेक्शन होता है या कभी फ्री कोचिंग की कोई अनाउंसमेंट होती है, तो वो वीडियोस में निरंतरता से सर मेरे पास पहुँचती रहती हैं, हम उसको देखते रहते हैं। विषय बड़ा मज़ेदार है आज का, आपके सामने है। संभव करे असंभव को भी। ऐसा बड़ा भारी भारी लगता है ना, क्या कुछ संभव है, कुछ असंभव है। ऐसा इतिहास में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जब किसी ने ठान लिया, जब किसी ने तय कर लिया, फिर ये जो असंभव लगता है ना, ये संभव हो जाता है। लेकिन शब्दों से नहीं होता, भाषण से नहीं होता, तालियों से नहीं होता, मुहावरों से नहीं होता, शेरो शायरी से नहीं होता, ये तो निरंतरता से होता है। स्वामी विवेकानंद बड़ा अच्छा विषय बताते हैं। See, lack of purpose creates chaos in life। कि जीवन जब उद्देश्यहीन होता है तो हमारे लाइफ में पूर्णतः chaos होता है। हमारा जो जीवन है वो एक सूखे हुए पत्ते की तरह होता है, उसकी दिशा और दशा हवाएं तय करती। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र, एकनाथ जी पुट्स इट वेरी वेल। He says a person is reborn when he knows the mission of his life, the very purpose of his life। क्या एक व्यक्ति का पुनः जन्म होता है जब उस व्यक्ति को पता लगता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद इसको बड़ा सुंदर तरीके से बताते हैं। He says, take up one idea, make that one idea your life. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced। क्या एक विचार को पकड़ो, अपने मन, मस्तिष्क, हृदय, अपनी मांसपेशियों में उसको अंगीकार कर लो, बाकी सारे विषय को छोड़। अब यहाँ दो विषय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला, एक विचार को पकड़ना। एक विचार को पकड़ने में भी कुछ कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा कठिनाई ये होती है बाकी सारे विचारों को छोड़ना। मेरी थाली में भिंडी की सब्जी है लेकिन दूसरे में बैंगन का भरता है, इसलिए मेरी भिंडी टेस्टी नहीं है। तो इसको समझना होगा। यू नॉट ओनली चूज वन पाथ बट साइमल्टेनियसली यू रिजेक्ट ऑल अदर पाथ्स। चूजिंग वन पाथ ऑल्सो मीन्स रिजेक्शन ऑफ ऑल अदर पाथ्स। एक विचार को, एक पथ को चुनना, एक पथ को चुनना नहीं होता, बाकी सारे पथ को छोड़ना भी होता है। नहीं तो जो प्राप्त है उसमें आनंद नहीं है। मैं बीए कर रही हूँ, मेरी दोस्त बीकॉम कर रही है, बीकॉम वाली सोच रही है बीए में मौज हो रही है, और बीए वाली सोच रही है बीकॉम में मौज हो रही है। तो एक विचार को पकड़ो। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वामी विवेकानंद इस विषय को रखते हैं। He says the biggest lesson of life is to focus on the means of the work, the process of the work. It is the cause that produces the effect. The stronger the cause, the stronger the effect। क्या जो प्रोसेस है वो व्यक्ति का निर्माण करता है। ये जो हम लोग, बड़ा सुंदर नाम है एकेडमी का, टर्निंग पॉइंट। जब हम कोई चीज चूज करने की बात करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम समय और ड्यूरेशन के चक्कर में पड़े। देखते हैं ना, 100% रिजल्ट आना चाहिए। पेट खत्म कितने दिनों में? 7 दिन में पेट खत्म। 100% रिजल्ट। हमको लगता है 5 दिन वाला मिल जाएगा। 7 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए,
हमको लगता है यार 7 दिन भी ज्यादा है, 7 घंटे में सिखा दे। ऐसा होता नहीं होता है, दिखते ना यहाँ पे 35 इंच से लेके 30 इंच तक का पेट अभी कर देंगे 5 घंटे में। हमको लगता है कि यार 4 घंटे में कर देंगे। हम प्रोसेस पे ध्यान कम देते हैं कि यार पेट मेरा कम होने वाला है, अंग्रेजी हिंदी मेरी अच्छी होने वाली है, ये कैसे 7 दिन में ये जो इंसान है ये कैसे 7 दिन में रूपांतरित हो जाएगा। इट इज द प्रोसेस दैट मेक्स अ पर्सन। 1 वर्ष में कोई व्यक्ति नहीं बनता, 1 घंटे में कोई व्यक्ति नहीं बनता, 1 हफ्ते में कोई व्यक्ति नहीं बनता। तिल तिल कर व्यक्ति को अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक व्यक्ति अपने पैरों पे खड़े हो पाता। देखिए सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, चंदन की तरह अपने आप को घिसना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। हाँ, ऊपर से नीचे आने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट है, लाइन लगी हुई है उन शॉर्टकट्स की। तो वो प्रोसेस अपनी कितनी तगड़ी है। कई बार लोग ऐसा विवेकानंद केंद्र कई प्रकार के शिविर वर्कशॉप्स करवाता रहता है। तो जैसे एक व्यक्ति जब एंटर करता है तो हम उसको देखते हैं, क्या अभी आप सबकी उम्र होगी 20, 21, 22 साल की उम्र, 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र होगी आप सबकी। तो आपका जो शारीरिक स्तर है ना, वो ये पिछले आधे घंटे से जो आप मेरे को सुन रहे हो इसमें नहीं बना। ये जो 18-20 साल का जो आपने साधना करी है ना अपने घर में, वो आपका शरीर है। ये आधे घंटे में ये भाषण सुनने के बाद आपका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ा। आपका बौद्धिक स्तर वो है जो पिछले 18-20 वर्षों से आप अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट इज द प्रैक्टिस दैट मेक्स अ पर्सन। जो मैंने पहले कहा कि बोलो बोलो बोलो, करो करो करो, बोलोगे करोगे वैसे ही बन जाओगे। तुम कहोगे मैं करूंगा, तुम करते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। बहुत सारे जगह जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को जवाब नहीं देना होता। एक समय आता है जीवन में जब अपने आप को जवाब देना होता है, क्योंकि किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड को आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आंतरिक आत्मा को जवाब देना होता है, तब आपको लगता है कि अब मैं अपने जीवन का जो क्या कहते हैं हम लोग, क्या असफलता किसी और के ऊपर थोप नहीं सकता। ह्यूमन माइंड बहुत प्यारा होता है, मनुष्य बहुत एक आनंददायक प्राणी होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, वो अपने जीवन का हीरो होता है। मैंने आज तक पृथ्वी पे एक आदमी नहीं देखा जो कहे क्या यार मैं इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसमें मेरी गलती थी। वो कहते हैं कि यार तुम्हारा पेपर क्यों नहीं निकला, तो सबसे पहला कारण देगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे गलत जगह एडमिशन करवा दिया। वाह जी वाह, चलो माँ बाप की गलती बताई। दूसरा उसने कहा कि जहाँ मैं गया वो किताबें गलत पढ़ ली, मैं वो जो किताबें थी उनमें सिलेबस हमारा ठीक नहीं लिखा हुआ था। चलिए वो भी आपकी बात नहीं। तीसरा वो कहता कि जहाँ मैं पढ़ता था वो जो टीचर थे वो उनको पढ़ाना नहीं आता था। मैंने कहा चलो मैंने तुम्हारी वो बात भी मानी। चौथा वो कहता है कि नहीं मेरे जो सखी सहेलियां थी, जो मेरे मित्र थे, वो भी मेरा बड़ा समय खराब करते थे, उन्होंने मुझे बड़े धोखे दिए। कुल मिला के मनुष्य ने एक बात भी ऐसी नहीं बोली जिससे ये फील हो गया नहीं यार ये मेरी गलती थी, मैंने कोई गलत तरीके से मैंने मेहनत करी, सही मैंने अपने आप मेहनत नहीं करी, मैं तमस में डूबा रहा, मैं निद्रा में डूबा रहा, मेरी मेहनत में कहीं कमी रह गई। ऐसे मैंने बहुत कम लोग। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन का हीरो होता है। हीरो कभी विलन नहीं बनना चाहता। पिक्चर देखी होगी ना आपने, हीरो कभी पिक्चर में विलन नहीं बनना चाहता। तो दूसरा प्रोसेस, पहला एक विचार को पकड़ो, दूसरा प्रोसेस, तीसरा स्वामी जी बड़ा सुंदर बताते हैं। He says anything and everything that makes you physically, mentally, emotionally, intellectually, spiritually weak, reject it as poison. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. Truth must be enlightening. कि जो भी चीज आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक तौर पर कमजोर करे, उस चीज को छोड़ दो, विष के समान छोड़ दो। जो तुम्हें कमजोर कर रहा है, जो तुम्हें मजबूत कर रहा है, उसको पकड़ो। अगर कोई मित्र का सर्कल हमें कमजोर कर रहा है, छोड़ देना चाहिए। अगर कोई गैजेट हमें कमजोर कर रहा है, छोड़ देना चाहिए। अगर कोई एनवायरनमेंट हमें कमजोर करना है, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो सत्य नहीं हो सकता। भाई स्मार्टफोन लेने से व्यक्ति स्मार्ट थोड़ी ना होता है, फोन स्मार्ट है, व्यक्ति थोड़ी स्मार्ट है। व्यक्ति को तो अपने परिश्रम से ही स्मार्ट होना पड़ेगा, अपनी मेहनत से ही स्मार्ट होना पड़ेगा। तो पहला विचार क्या हुआ? एक विचार को पकड़ो। दूसरा प्रोसेस, इट इज ओनली एंड ओनली द प्रोसेस। दो मनुष्यों के बीच में अगर कोई भेद, हम कहते हैं कि यार ये जो लड़का है ये बहुत सज्जन आदमी है, प्रशिक्षित व्यक्ति है, बहुत ही स्टेबल है, इसकी एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है, और दूसरे को हम कहते हैं कि अरे ये तो निकम्मा है। उन दोनों के बीच में कोई दो आंखों का तो फर्क है नहीं, आंखें तो दोनों की हैं, मुंह भी दोनों का एक ही है, नाक भी है, श्वास भी दोनों सोनीपत का ही ले रहे हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, प्रैक्टिस। इट इज द प्रैक्टिस एंड इट इज द कंसंट्रेशन जो दो मनुष्यों के बीच में एक डिफरेंशिएशन करता है। एक अपने प्रैक्टिस के कारण, अपनी बोलचाल के कारण, क्योंकि जीवन में कई बार मैंने भी अनुभव किया है कि कई बार ऐसा हमारा कालखंड आता है जीवन में, और भाई लड़के इसको ज्यादा समझ पाएंगे, क्या हमारे मुख से कुछ ना कुछ गालियां ही निकलती रहती हैं हर दूसरे शब्द में। प्रैक्टिस हो जाती है हमारी बोलचाल में, हमारी गालियां जाती हैं, बिना गाली के हमारा सेंटेंस ही नहीं पूर्ण होगा। ऐसे भी मैंने कई अपने मित्र देखे हैं, बाद में सुधारे भी हैं, ज्यादा लंबे तौर पर नहीं चलने दिया उनको, बट इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट प्रैक्टिस। तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही प्रोडक्ट निकलने वाला है। प्रोडक्ट कुछ अलग से कुछ निकल जाएगा ऐसा नहीं हो पाता। फिर मैंने आपको बताया कि अभी तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। क्या है परिस्थितियां? बहुत
बड़ी सुंदर जगह पे हम बैठे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, लच्छेदार भाषण मिल रहा है, सुंदर सुंदर आप लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई है, वो भी एक ही रंग की पहनी हुई है, और भगवान की दया हुई कि मैं भी आपके रंग में आज रंग गया। कुछ मैं उदाहरण आपको देता हूँ और शायद से कहीं ना कहीं वो कहानी आपको शायद से कहीं प्रेरित कर दे। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सबने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद का उस कालखंड में जन्म हुआ जब भारत एक अंधकार से जूझ रहा, चारों तरफ से भारत में गुलामी थी, भारतीय होना इटसेल्फ एक क्राइम था भारत। और उसका सबसे छोटा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि कुछ लाख ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लगभग 30 से 32 करोड़ भारतीयों, जो उस समय थे 30 से 32 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज करते थे। जहां उनको देखते थे उनकी पिटाई कर देते थे। और अंग्रेजों का एक बड़ा सुंदर एक तरीका था, किसी व्यक्ति को आपको मानसिक तौर पर गुलाम बनाना एक उसकी एक बड़ी कला होती है। इतना आसानी से कोई मानसिक तौर पर गुलाम नहीं बनता है, उसकी बड़ी एक कला होती है। वो कला ऐसी होती है कि जैसे व्यक्ति कुछ बेचता है, बेचने वाले की भी यही कला होती है। पहले बेचने वाले का एग्जाम्पल बता देता हूँ। सोचिए कि आप में से कोई नीचे खड़ा हो तो सबसे पहले आपको सुरेंद्र सर मिल जाएं। तो सुरेंद्र सर आपको मिले और कहेंगे यार देखो आज तुम्हारा चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, तो उसको लगे यार सुरेंद्र सर ने कह दिया तो थोड़ा भाई मुरझाया हुआ हो सकता है। वो थोड़ा सा ऊपर आया तो उसको अनिल भाई मिल गए। अनिल भाई ने कहा कि यार आज तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सा ना कालापन आया हुआ है। उसको लगेगा यार मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था, अब इस चेहरे पे कालापन भी आ गया है। वो थोड़ा सा जब वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचता है तो उसको एक और कोई बहन मिल जाती है, तो वो बहन उसको कहती है कि यार तेरे को आज क्या हो गया, आज तो तेरा चेहरा बड़ा डल है, कालापन आ गया है और तू तो सांवली सी हो गई। और जैसे वो व्यक्ति थर्ड फ्लोर पे पहुंचे तो मेरे जैसा कोई महानुभाव उसको मिल जाए, उसको कहेगा यार आपका चेहरा बड़ा काला है, डल है, अच्छा आपका चेहरा ठीक भी हो जाएगा, आप ये फेयर एंड लवली ले लीजिए। तो पहले आपको बताया गया कि आप काले हैं, उसके बाद आपको बताया गया आपको ऐसा गोरा कर दें। ऐसा गोरा वगैरह कोई होता नहीं है ऐसा। तो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि उन्होंने पहले कहा कि भाई जो आप जो सब कुछ कर रहे हो ये सब कुछ गलत है। आपका जो खान पान है, आपका जो भोजन है, आपके जो वस्त्र हैं, आपकी जो बोली है, आपकी जो भाषा है, ये बिल्कुल निष्क्रिय है। आप मानव जाति में नहीं आते, यू आर ऑलमोस्ट स्लेव, दास हो आप लोग। और फिर वो ये बताता है कि देखो हमारे पास एक इंग्लैंड का एक मॉड्यूल है, आप ब्रेड खाइए, आप रोटी छोड़ दीजिए, बाद में चाहे उसे कैंसर हो जाए, आप बटर खाइए, अब मक्खन मत खाइए, मक्खन तुम्हारा खराब है। और तीसरा अगर ये आप लोगे तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे हमारे जैसे। इस काल खंड में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो सब कुछ अंधकार जैसा लग रहा था कि जिस भारतीय से मिले स्वामी जी को ये लगता था कि इसको कैसे अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। जिससे बात करते उससे एक कमजोरी, नकारात्मकता की बात मिलती। जैसे हमें कई बार दीदी ने वर्ड यूज किया ना, डिप्रेशन, नहीं होगा ऐसा लगता है, इतनी असफलता हो गई, मेरे इतने नंबर कम आ गए क्या मुझे लगता है मेरा तो नहीं होगा। ऐसा स्वामी जी ने जब इतने सारे भारतीयों से वो मिले, परिचय कर रहे थे, तो उनको लगा यार कैसे हो सकता है। और पूरा भारत का भ्रमण करा उन्होंने, पूरे भारत को उन्होंने समझा। और फिर शिकागो में हमें पता है कि स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था, और विश्व विजयी हो जाते हैं। अगले दिन अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आता है, अ हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड अ परफेक्ट इंग्लिश। जिन स्वामी विवेकानंद को भारत में 43 नंबर मिले थे, अब अमेरिका उनको कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। ये 7-8 वर्षों का कालखंड जब आप देखेंगे तो आपको फील होगा क्या वो विवेकानंद ही थे जिनको लग रहा था इस परिस्थिति में क्या ये जो असंभव है ये संभव हो। जो भारत में लोग उनको पूछ नहीं रहे थे, बाद में रेलगाड़ी रुकवाने के लिए पटरियों पे लेट जाते थे। तो आज आपको जो लग रहा है ना, आपको सुन नहीं रहा, आपको लग रहा है क्या ये मेरे से होगा नहीं, ये आप प्राप्त करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये इतना मुश्किल भी नहीं था। इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट प्रोसेस। स्वामी विवेकानंद ने कभी प्रोसेस नहीं छोड़ा, अपने कार्य को निरंतरता से करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हम सबने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। हम लोग पड़ोसी से पानी मांगे तो लोग हमें पानी नहीं देंगे, नेताजी ने खून मांगा था, उनको लोगों ने खून भी दिया था। लेकिन व्यक्ति अपने आप को बनाता है तिल तिल कर कर बनाता है, चुटकी में नहीं बन जाता। 21 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी जानकीनाथ बोस ने उनको बोला क्या तुम लंदन जाओ, और उस समय के आईएएस, उस समय आईसीएस कहते थे, अब आईएएस हो गया वो, उस समय के आईसीएस का एग्जाम को क्रैक करो। नेताजी यहाँ से जाते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ाई करते हैं। आज जैसे 1000 पद होते हैं, उस समय सिर्फ 9 पद थे। नेताजी 1 साल से कम समय की वहाँ तैयारी करते हैं, आईसीएस क्रैक करते हैं। उनको लगता है क्या यार ये नौकरी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी जो भारत माता है
वो बेड़ियों में जकड़ी हुई है, त्याग पत्र दे देते हैं, भारत वापस आते हैं। 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, 11 बार भारत की आजादी के लिए जेल में जाते हैं, भारत को आजाद करने के लिए नजरबंद हो जाते हैं, और वहां से निकलते हुए हमने सुना होगा काबुल, मॉस्को, बर्लिन, जर्मनी तक जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं, बात नहीं बनती है। रास बिहारी बोस उनको बुला रहे होते हैं सिंगापुर में और कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज आप उठाओ, और नेताजी का वो विशेष भाषण जो हमने सुना होगा, वो गीत जो वो इंडियन नेशनल आर्मी का बताते हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे मिटाए जा, चलो दिल्ली पुकारती, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संतानें मेरे सामने बैठी हुई हैं, वो कैसे कह सकती हैं क्या कुछ भी हमारे सामने असंभव है? वो कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं, डिप्रेशन और सप्रेशन का? ये शब्द आपके मुंह पर अच्छे नहीं लगते? अरे इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, सब कुछ प्राप्त करा हुआ व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, अंग्रेजों से टक्कर लेता है, गिरता पड़ता हुआ जर्मनी तक पहुंच जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में पहुंच रहे हैं सिंगापुर, और अंग्रेजों से अपनी मतलब उन्होंने जो सेना बनाई थी वो कौन सी सेना थी? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज में कौन लोग थे? जो युद्ध के बंदी थे। क्या है, जापान लड़ेगा और इंग्लैंड लड़ेगा, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से कौन लड़ेगा? भारतीय सैनिक लड़ेंगे। वो जो भारतीय सैनिक हार जाएंगे, उन सारे सैनिकों में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी खड़ी कर दी। वो तो कह सकते थे कि हम तो असफल हो गए, हम तो हार गए, हम तो हार चुके हैं, लेकिन नेताजी ने उनके खून में डाला, तुम्हारे सामने कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक हम ब्रिटिशर्स को भारत से नहीं खदेड़ देंगे, तब तक हम ये तय नहीं कर सकते कि हम इस राष्ट्र के हैं। एक ही लक्ष्य उन्होंने चुना, असंभव लग रहा, लेकिन नेताजी के खून में वो था कि उन्होंने उनको संभव किया। क्योंकि असंभव शब्द स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन में, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आप सबने सुना हो। जब वो विदेश में पढ़ने गए तो रात्रि भोजन भी नहीं करते थे, समय कम था, जैसे कोचिंग का समय बहुत कम होता है अपने पास, अगला पेपर आ जाता है तुरंत, उसकी तैयारी है, फिजिकल फिटनेस भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, इंटरव्यू भी देखना है, रिटर्न एग्जाम भी क्लियर करना है। रिटर्न एग्जाम के भी कई पार्ट होते हैं, उसमें भी कोई रीजनिंग है, कोई मेन पेपर है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब कुछ मैनेज करके चलना है। क्योंकि एक ही हाथ बहुत मजबूत हो गया, मतलब ये बाइसेप जितना मोटा हो जाए ऐसा तो चलेगा नहीं, पूरा शरीर स्वस्थ होना पड़ेगा, ऐसे पेपर के सारे आयाम देखने पड़ते हैं। एक ही आयाम, मेरा मैथ्स बहुत तेज है, अकेले मैथ्स के कारण तो पूरा एग्जाम तो मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, उसके बहुत सारे आयाम हमको देखने पड़ते हैं। वैसे जब बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ गए तो उनके पास समय बहुत कम था, उनकी स्कॉलरशिप समाप्त होने को होती, रात्रि भोजन नहीं करते थे, रात को भी पढ़ते थे, एक्स्ट्रा आवर्स में पढ़ते। तब जाके हमको एक व्यक्ति लगता है कि जिस व्यक्ति को भारत में इतने कष्टों का सामना करना पड़ा, विदेश में जाके चमक के आता है और भारत में फिर बाद में संविधान का निर्माता बन जाता है। तिल तिल कर कर व्यक्ति अपने आप को बनाता है, ऐसा चुटकी में नहीं हो जाता। कैसे बनाता है? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमने सुना होगा, पेपर डालते थे, पैसा नहीं था घर में, हमको लगता है क्या यार बढ़िया से मंद मंद एसी चलता होगा, बढ़िया से कोई लैपटॉप होगा, और वहाँ से कलाम साहब सीधे DRDO में चले गए होंगे और रिसर्च कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता, निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। घर परिवार का भी ये चुनौतियाँ होती हैं, घर परिवार से प्रेशर होता है, कई बार कुछ ताने भी मिल जाते हैं, कई बार कुछ सुनने को भी मिल जाता है अच्छा बुरा। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इसको बहुत ज्यादा दिमाग पे नहीं चढ़ाना, दिमाग में तो हमने अपना एक विचार चढ़ाया हुआ है, उसको उतारना नहीं, बाकी कुछ चढ़ाना नहीं, क्योंकि प्राप्त तो हमको वही करना है, बाकी तो चल रहा है। क्योंकि जो आज कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर लोगे, तो वो रिश्तेदारी ढूंढेगा तुम्हारे साथ। कह रहे मैंने तो कहा था, ये दीदी तो कह रही थी नहीं होगा, मैं इनको कह के गया था कि आप कर लो। लेकिन जो असफल हो जाता है उसके साथ थोड़ी ना कोई खड़ा होता है। लेकिन उस समय में, उस कालखंड में, उस कुछ समय काल में हमको ज्यादा टेंशन नहीं। तो समझना चाहिए क्या जो ये असंभव लग रहा है, ये जब संभव होगा सब ये बोलने वाले हैं कि अरे देखो ये साथ वाली फ्रेंड भी बोलने वाली है, अरे ये उस दिन डिप्रेशन में थी, मैंने इसको ठीक किया, मैंने अपने इसको घर में लेके गई, मैंने इसको घुमाया तो ये बड़े अच्छे से हो गई और इसको बड़ा अच्छा रहा। इसलिए बड़ा एक सुंदर एक कहावत भी है कि सक्सेस हैव मेनी रिलेटिव्स, सक्सेस हैव मेनी रिलेटिव्स, फेलियर इज ऑफन। क्या जो सफल व्यक्ति है उसके बहुत सारे रिश्तेदार हो जाते हैं, जो बेचारा फेल हो जाता है वो अनाथ हो जाता है। तो इसलिए हमें बाह्य जो तंत्र है ना, बाह्य जो तंत्र है, अभी ये जो हमें सक्सेस फेलियर क्या लग रहा है, बाह्य तंत्र से लग रहा है। क्या ये जो बाह्य तंत्र है ये हमें कह रहा है आप ऐसे हैं वैसे हैं, उन एनर्जी से हम लोग ड्राइव हो रहे हैं। हमको तो धीरे 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 अपनी आंतरिक एनर्जी से ही ड्राइव होना है। अगर लंबा चलना है तो
किस एनर्जी से ड्राइव होना है? श्रीमद् भगवत गीता का बड़ा एक सुंदर श्लोक है, वो कहता है क्या, उत्तरादात्मा नात्मा नम अवसादयेत आत्मे वह्यात्मनो बंधुर आत्मे वरिपुरात्मना। क्या हे मनुष्य, तू स्वयं का मित्र है और स्वयं का दुश्मन। क्या है तू? स्वयं का दोस्त। अब सोचो कि आप स्वयं के मित्र हो, सोचो एक बार, और आप स्वयं के, तो यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति तो उसने बताया नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि तुम्हारा कौन और दूसरा दुश्मन है। तुम स्वयं के मित्र हो, स्वयं के दुश्मन। तुम तय कर लोगे क्या मुझे उठाना है अपने आप को, तुम खड़े हो जाओगे। तुम तय कर लोगे कि नहीं, मुझे तो गिरना है, मेरे को तो डूबना है, मुझे तो ऐसे ही आलस्य में आनंद लेना है। आलस्यहीन हो जाएगा, जकड़ जाता है उसको लगता है कि नहीं ऐसे ही जीवन चलता है। फिर कोई हमको चाहिए होता है यार, कोई चिंगारी दे दे। अभी दीदी ने मेरे परिचय में बोला कि ये मोटिवेशन देते हैं। ऐसा मोटिवेशन वगैरह में कुछ देता नहीं, ना ही कोई आपको मोटिवेट कर सकता है। पीपल कैन ओनली इंस्पायर यू थ्रू देयर वर्ड्स, थ्रू देयर एक्शंस। आपके जीवन में मोटिवेशन तभी आएगा जब आपके जीवन में स्वयं का कोई मोटिव होगा। मैं कोई ये मोटिवेशन लेक्चर करके कोई दुकान नहीं चलाता अपनी, जो मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर घोषित करूं। ये तो कोई एक इंडस्ट्री है, एक धंधा है मोटिवेशन का। मोटिवेशन इज अ लाई इटसेल्फ। जब तक अगर मेरे शब्दों से, अगर मेरे आचरण से आपके जीवन में कोई मोटिव आ जाए तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने आपको मोटिवेट किया। नहीं तो मैं आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। आपके लिए ये नौकरी पाना नहीं है, एक पूरी जनरेशन को इलेक्ट्रीफाई करने जैसा है। मैं एक गांव देहात से आती हूँ, मैं एक नौकरी पालूंगी तो साथ वाली कितनी बहनों को लगेगा हाँ, दीदी ने ये किया, मैं भी ये कर सकती हूँ। एक पूरी जनरेशन को ये फील हो सकता है कि हाँ, जो असंभव है वो संभव हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने जब उस कालखंड में जब उन्होंने देखा कि स्त्री शिक्षा भारत में अंग्रेजों और मुगलों की वजह से लगभग समाप्त हो गई थी, उसको पुनः खड़ा कैसे किया जाए, तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक शिष्या भगिनी निवेदिता को लंदन से बुलाया और भगिनी निवेदिता को कहा कि तुम कलकत्ता में आओ और यहाँ पर स्त्री शिक्षा के लिए काम करो। अब भगिनी निवेदिता घर घर जाती और एक स्कूल खड़ा करने का उन्होंने प्रयत्न किया कि मैं एक स्कूल खड़ा करूंगी। वो जिस भी घर में जाती तो वहां पर पहला प्रश्न उसके माता पिता पूछते बच्ची के कि क्या करेगी बेटी पढ़कर। तो भगिनी निवेदिता उसको जवाब देती कि पढ़ेगी तो उसको ज्ञान का अर्जन होगा। तो बोला ज्ञान लेके क्या करेगी? बोले ज्ञान लेके वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। बोले पैरों पे खड़ी होकर क्या करेगी? तो भगिनी निवेदिता कहते हैं कि वो अपने स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी। तो फिर माता पिता उससे बड़ा प्रश्न पूछ लेते थे कि ऐसा कोई स्वतंत्र निर्णय लेने वाली बहन आस पड़ोस में दिखाओ मुझे। हमने तो कोई नहीं देखी जो अपने पैरों पे खड़ी हुई। भगिनी निवेदिता निराशा के साथ अपनी जगह पे वापस आ जाती। वो फिर प्रयत्न और प्रयास करती, किसी और परिवार में जाती, उसको प्रेरित करती कि आपके घर में एक बेटी, आप प्लीज इसको स्कूल में भेजिए, अगर वो स्कूल में जाएगी तो उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर यही प्रश्न फिर वो स्वामी विवेकानंद के पास जाती है और वो बताती है कि स्वामी जी, मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए लेकिन ये मुझे अब असंभव सा लग रहा है। क्या लग रहा है मुझे? क्योंकि जो बातें हैं माता पिता की, मैंने उनको समझाने की बहुत प्रयास और प्रयत्न किया, लेकिन विषय तो स्वामी विवेकानंद एक बड़ी सभा बुलाते हैं और उसमें भगिनी निवेदिता कहते हैं कि आप एक प्रस्तुति तैयार करिए, एक प्रेजेंटेशन तैयार करिए और आप अच्छे से बताइए उसमें क्या कैसे एक एक बहन वहाँ पर आएगी तो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे, कैसे वो आगे बढ़ पाएगी। और स्वामी विवेकानंद चुपके से पीछे आके उस सभा में बैठ जाते हैं और भगिनी निवेदिता बड़ी सुंदर प्रेजेंटेशन देती है। और जब फिर भगिनी निवेदिता आधे घंटे प्रेजेंटेशन देने के बाद पूछती है कि आप बताइए, आप में से कितने सारे माता पिता अपनी बेटी को भेजेंगे? तो एक हाथ नहीं खड़ा होता है। आधे घंटे का प्रयास, उस आधे घंटे के पीछे तैयार करने के पीछे कितना प्रयास, एक हाथ नहीं खड़ा होता। अब स्वामी विवेकानंद पीछे खड़े होते हैं। स्वामी विवेकानंद तो जानते थे लोगों को, जैसे सुरेंद्र सर सबको जानते हैं, सर हाथ खड़ा कर, नाम ले लेके स्वामी विवेकानंद खड़ा करवाते हैं। अरे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सिर्फ बेटी को जन्म नहीं देना पड़ता, उसको शिक्षा भी देनी पड़ती है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। और ऐसा करके जब स्वामी विवेकानंद करते हैं तो पहला हाथ खड़ा होता है। और जब पहला हाथ खड़ा होता है तो भगिनी निवेदिता ऐसे बच्चे की तरह खिलखिलाती है, खुश हो जाती है। उसको लगता है कि पता नहीं मैंने क्या प्राप्त कर लिया। और 3 बहनों से निवेदिता माँ शारदा स्कूल 1898 में कलकत्ता में शुरू होता है। और आज हम देखते हैं कि देश का नंबर 1 जो कॉलेज है, देश का नंबर 1 कॉलेज
वो बहनों का है मिरांडा हाउस दिल्ली। उसकी नींव रखने का समय जब हमको लग रहा था कि अंधकार है, पॉसिबल ही नहीं है, उसका स्त्री शिक्षा को वापस शुरू करने का वो स्वप्न स्वामी विवेकानंद ने उस कालखंड में देखा। तो परिस्थितियां बहुत बदली, अभी भी पूर्ण बदल गई ऐसी मैं नहीं कहता, लेकिन परिस्थितियां कहां से कहां आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए ये मोटिवेशन के चक्कर में हमको नहीं पड़ना, किसी वीडियो के चक्कर में हमको नहीं पड़ना, ये हमारे जीवन में आंतरिक होगा। हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं लोगों से, भाषणों से, ये, लेकिन हमको उसके ऊपर रिलाय नहीं करना। जब भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में थे, वो बेड पर थे, तो उनके बहुत सारे अनुयायी उनके पास आते हैं। उनका बेटा है राहुल आता है, आनंद भिक्खु आता है, अनुराधा आती है। वो कहते हैं कि बुद्धा यू आर ऑन डेथ बेड, हे भगवान बुद्ध आप अपने जीवन के अंतिम समय में हैं, आपने हमें इतना गाइड किया, अब आगे हमें कौन गाइड करेगा, हमें कौन आगे बताएगा, हमें कौन रास्ता बताएगा, हम कैसे सफलता की तरफ जा पाएंगे, आपने जो हमें मार्ग बताया उस मार्ग पर हम लोग आगे कैसे चल पाएंगे। भगवान बुद्ध सिर्फ उनको एक ही बात कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं आत्म दीपो भव, बी योर ओन लाइट। अपने स्वयं की ऊर्जा के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बी योर ओन कोच एंड द प्लेयर, ओन ट्रेनी एंड द ट्रेनर। आपकी कन्विक्शन, आपकी विल पावर काम आएगी, बाकी लोगों के शब्द धूमिल हो जाएंगे कुछ समय के बाद। वो आंतरिक ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए, उसको ही जागृत करने के लिए हमारे प्रयत्न होने चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने की नहीं है, वो मैं आपको कह रहा हूँ, आपका चेहरे देख के मैं कह रहा हूँ आप लोग ये क्रैक कर लोगे, आपकी आंखें देख के मैं कह रहा हूँ आप वो क्रैक कर लोगे। पूरे देश भर में मैं घूमता हूँ, आपकी आंखें बता के मैं बता सकता हूँ कि आप मेहनती लोग। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ क्या मुझे ऐसा कहने की कोई जरूरत है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है और आप मुझे वोट दोगे। अगर मुझे कुछ और लगता तो मैं आपको बता देता, तो वो तो आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन वो आंतरिक ऊर्जा जो जीवन भर आपके साथ काम करे, उसके ऊपर आपको लक्ष्य करना है। स्वामी विवेकानंद जब 19वीं शताब्दी में वहाँ पर थे, अमेरिका में थे, तो लोगों ने उनका बड़ा उपहास किया, उनका बड़ा मजाक किया। स्वामी विवेकानंद उनको कहते हैं कि बात सुनो, ये सदी भले तुम्हारी है, 21वीं सदी भारत की सदी है। कि स्वामी विवेकानंद ने उस समय इतनी कन्विक्शन से कहा, जब उनको अंधकार दिख रहा था, तब भी उन्होंने कन्विक्शन से कहा। तो ये सारे और उनका एक मेन जो स्वामी विवेकानंद को जो हमें अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिलीजन ऑल दोज who do not believe in God were atheists, but according to the new religion all those who do not believe in themselves they are atheists। क्या पुराना धर्म ये कहता था क्या जो ईश्वर उपासना में नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन अब एक नया धर्म आ गया है, वो धर्म ये कहता है कि अगर आप अपने अंदर विश्वास नहीं करते तो आप नास्तिक। आप किसी में विश्वास करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन अपने अंदर का विश्वास आपको कभी समाप्त नहीं करना। तभी वो कहते हैं कि अराइज अवेक, आप सबने सुना होगा स्वामी विवेकानंद का देवाक, कि अराइज अवेक, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वराने बोधित। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। वो चिंगारी स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। और ये सारे विषय में जैसे हम लोग युवा हैं या नहीं है? yes, तो कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान होनी चाहिए। और ये सारे विषय पे कभी अपने जो दीदी ने कहा डिप्रेशन सप्रेशन, इतना कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। एक शेर के साथ आपको इसको कंक्लूड करता हूं मैं। मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़े है। आपने मुझे बनाया, आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मेरे को समय दिया, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आपकी बातें हमें नए तरीके से सोचने और जीने की प्रेरणा देती है। हम आशा करते हैं कि आप अपने सफ़र में ऐसे ही लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करते रहें। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सुरेंद्र सर। से आपको ये प्रॉमिस करते हैं, जो आपने बच्चों को इंस्पायर और मोटिवेट किया है, तो हम आपको एक दिन, अभी हमारा नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, लगभग 6-7 महीने का टाइम है, तो हम अभी से आपको ये इनवाइट भी करना चाहते हैं सर। जिस दिन हम एक बार इस टैब में कामयाब हों तो एक बार फिर दोबारा से आपको इनवाइट करेंगे। सर देखिए आप सेकेंडली किसी भी बच्चे का, सर बैठे हैं, किसी भी पॉइंट पे कोई क्वेश्चंस है तो आप अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर माइंड में अभी तो
5-7 मिनट और सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो किसी भी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट देते हैं और उसमें हमारा स्कोर कम हो जाता है तो डीमोटिवेशन आता है कि अब ये कैसे होगा। उस सिचुएशन को हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही क्या कहते हैं, दीदी ने पिन पॉइंटेड प्रश्न पूछा है, और वो भी एक सिचुएशन बना के। काम उसके बाद का नहीं है, काम उससे पहले का है। क्या मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद कम नंबर आएंगे और उसके बाद परेशान होंगी, उसके बाद क्या करना है? उससे पहले सब कुछ करना है ताकि कम नंबर आए नहीं। मौका उसके बाद भी है, तो काम पहले का करने का ज़्यादा है, बाद का कम। आज के परिवेश में जो लोग स्पोर्ट्स में एक अच्छे स्तर पर जाते हैं, ओलंपिक्स के स्तर पर जाते हैं, या क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, अन्य अन्य किसी भी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, या जो लोग ब्यूरोक्रेसी के उच्च स्तर पर हैं, उन सब के एटीट्यूड में जो मुझे कॉमन पॉइंट उन लोगों के साथ रहने का, देखने का जो अनुभव मिला, उनकी लाइफ में कॉमन पॉइंट ये लगा कि उनके लिए सक्सेस और फेलियर, अप्स एंड डाउन्स, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर आपका दिन थोड़ा कमज़ोर गया, खराब गया, नकारात्मक गया, तो शायद से वो शाम को और ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे साथ वही जो मैं साधारण लोगों में जो देखता हूँ, वो मुझे एक थोड़ा सा कमी दिख जाती है। क्या उन दोनों लोगों में एक डिफरेंस है, क्या वो जिस दिन हारेगा उस दिन ज़्यादा मेहनत करेगा। अगर उसको लग रहा था कि भाई मेरा ये परफॉर्मेंस 100% होना चाहिए था, जिस दिन उसका 60 होगा, वो शाम को जाके उसकी ज़्यादा मेहनत करेगा। हमारा उससे विपरीत है। जब हमारा 98, 90s में रहेगा तो अपने अंदर एक इंस्पिरेशन रहती है कि हाँ, उस दिन शाम को मुझे मेहनत करनी है। अगर सोचो अगर पूरा कर दिया तो शाम को खीर खा के सोना ही है, ये भी हमारा तय है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमारा अच्छा दिन गया उस दिन तो मेहनत करनी ही है, जिस दिन खराब दिन गया उस दिन हमें डबल मेहनत करनी है। तो फोकस कम से कम जो कहते हैं क्या, कर्म के ऊपर आपका वो है। इंस्पिरेशन कितनी होगी दिन में मेरे को नहीं पता, लेकिन दिनचर्या मेंटेन कैसे करनी है वो तो आपको तय करना पड़ेगा। दूसरा विषय है जो मैं अपने भाषण में नहीं ले पाया, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट विषय था, मैंने वो छोड़ दिया, छूट गया, छोड़ा नहीं। हम लोग कई बार उन चीज़ों में ज़्यादा समय लगाते हैं जो हमारे उद्देश्य के कहीं काम में नहीं आता। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो 4-5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो अपने प्रांत से दूर जाके किसी दूसरे प्रांत में तैयारी करने लगा, और वहाँ का भोजन उसे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तो 4-5 साल हो गए हैं तैयारी के, और मेरा उससे 2-3 महीने में बात हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बताया क्या भाई जो यहाँ का भोजन है वो ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा क्या भैया तुम क्या वहाँ रेस्टोरेंट खड़ा करने वाले हो? बोले नहीं। तो मैंने कहा वहाँ तुम जीवन भर रहने वाले हो? बोले नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा परिवार वहाँ सेटल करवाने वाले हो जहाँ वो भोजन मिलता है? बोले नहीं। तो तुम करने क्या गए थे वहाँ? बोले मैं तैयारी करने गया हूँ यूपीएससी की, आपको तो पता ही है। मैंने कहा तुम्हारी बातचीत में कहीं भी मुझे यूपीएससी की तैयारी नहीं दिखी, सिर्फ भोजन भोजन भोजन, भोजन में ये नहीं है, भोजन में वो नहीं है, वो सारे विषय मुझे दिखे। और मैं अपने अनुभव से पहली बार मैंने अपना कोई अनुभव बता नहीं। जब मैं जेएनयू में अपना पीएचडी जमा करवा रहा था तो कुछ समय मैं हॉस्टल में रहा, लगभग 3 महीने में हॉस्टल में रहा। और ये चर्चा मैंने कभी भोजन की पहले कभी हॉस्टल के भोजन की करी नहीं। अगर पहले राउंड में आप उस हॉस्टल में भोजन कर लेंगे तो कर लेंगे, बाद में क्योंकि अनऑथोराइज्ड बहुत सारे बच्चे रहते हैं हॉस्टल्स में। अगर 300 बच्चे रहने चाहेंगे तो वहाँ 400-450 बच्चे भी उस हॉस्टल में रहते। अगर पहले राउंड में आपने भोजन कर लिया तो आपको लगेगा आपने भोजन कर लिया, बाद में आपकी इच्छा भी नहीं करेगी आप वहाँ खाना खाएं। लेकिन क्या मैं वहाँ भोजन करने गया था, अपनी पीएचडी जमा करवाने गया था? पीएचडी जमा करवाने गया था। वहाँ पर मैं दाल भात खाने गया था, लच्छा परांठा खाने गया था, अपनी पीएचडी जमा करवाने गया था। स्वाभाविक अपनी पीएचडी जमा करवाने। तो आप उस विषय में मत जाइए जो विषय आपका नहीं है। आप अपने विषय पे बने रहिए। डिस्ट्रैक्शन करने के लिए अनंत विषय हैं। हवा ऐसी है, पानी ऐसा है, रोड ऐसा है, जल भराव हो गया, भोजन ऐसा है।
हवा नहीं चल रही, फैन नहीं चल रहा, वेंटिलेशन नहीं हो रहा, ये पुस्तकें नहीं मिली, बहुत सारे विषय हैं जो आपको ड्रैग करेंगे। ये हाइजीन के विषय हैं, ये इंस्पिरेशन के विषय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको एसी दे दूं और बहुत सुंदर आपको टेबल चेयर दे दूं, इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ेंगे, आप उस टेबल के ऊपर सो भी सकते हैं। बहुत सारे लोग सोते हैं, वो हंस रहे हैं। तो हाइजीन अलग होता है, इंस्पिरेशन कुछ और होता है। इंस्पिरेशन हमेशा आंतरिक आता है। तो हमको उन विषय से भी हमारा जद्दोजहद नहीं करना किसी से जो हमारे लक्ष्य में बाधा है। तो हम यहाँ भोजन नहीं करने आए सोनीपत शहर में कि यहाँ का भोजन बहुत अच्छा हो, स्वाभाविक है खराब भोजन है, इसलिए जल्दी भागना है यहाँ से तैयारी करके, एग्जाम क्रैक करके। हमको कौन सा जीवन भर के लिए यहाँ जाना, हमें तो अपने गंतव्य पे निकलना है। तो ये अपने को याद रहे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हमको एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमें फेलियर मिलती है तो 1-2 महीना हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, हमारा वो टाइम ख़राब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो आप उसके लिए कुछ बताइए कि हम कैसे अपने उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ख़राब होने से बचाए। देखिए ह्यूमन माइंड, मैं तो अपने अनुभव से आपको बता पाऊंगा और आप भी शायद से कहीं उसको रिलेट कर पाएंगे। एक होता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करके नोट्स बनाना। हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं हम बड़े सुंदर। एक होता है किसी चीज़ को तैयार करना, उन दोनों में फ़र्क है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना ही आपको अभी अनुभव बताया, क्या सुबह की एक दिनचर्या है, 5 बजे उठना है, 5:40 5:45 पे योगाभ्यास शुरू हो जाता है। उससे पहले एक प्रार्थना रहती है कार्यालय में, उसके बाद मेरा भी यहाँ पे आना हुआ, अभी यहाँ से जाना होगा। तो स्वाभाविक है 2 बजे मेरी ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि मैं कोई नई चीज़ तुरंत सीख लूँ। माइंड थोड़ा सा एक्टिवनेस कम होती है, जैसे दीदी ने कहा ना क्या रिजल्ट आया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम है। अब कई बार महीना निकल जाता है, किसी का हफ्ता निकलता है, किसी का 2 हफ्ता, किसी का महीना, किसी का 2 महीना भी थोड़ा सा डल निकल जाता है। शायद से उस कालखंड में हमें उन चीज़ों को गैदर करना चाहिए जिन चीज़ों में हमें अभी बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस समय पे मैं अपने वो सारे काम निपटा सकता हूँ जहाँ पर मुझे कोई याद करने के लिए या जो परफॉर्मेंस देने वाला काम नहीं है, वो चीज़ें मैं उस समय उस कालखंड में पूरी कर सकता हूँ। जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, क्या अभी मेरे को विकसित भारत के बारे में कुछ पढ़ना हो, क्या अभी पेपर में विकसित भारत के बारे में भी आने वाला है, तो मैं उस समय वो वीडियोस देख सकता हूँ, अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट सुन सकता हूँ, क्योंकि नोट्स बना सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे याद करने के लिए मेरा दिमाग तैयार नहीं है। मेरा दिमाग थोड़ा सा भी दूसरे स्थिति में है, उसकी इच्छा नहीं है कि वो याद करे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति में क्या देख सकता है, लिख सकता है देख के। तो उस कालखंड में हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो याद करने के सिवाय, जो हमें जब याद करने के लिए दिमाग परिपूर्ण होगा तो वो काम मिले हमें, ऐसे नोट्स हमें तैयार मिलें। और इस कालखंड को भी कम करना है, इधर 2-2 महीने तक टेंशन नहीं लेना है। ऐसा कोई पृथ्वी पे कोई पृथ्वी समाप्त नहीं होने वाली, ठीक है ना। एक बड़ा सुंदर एक कहावत है कि जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, क्या जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, होने ना होने का क्रम यूं ही चलता रहेगा, लेकिन हम हैं, हम थे, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। तो ये हम इतना ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक भी ना हो कभी भी। ये ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होने से इतना ज़्यादा अपने को हो जाता है क्या नहीं हुआ या हुआ, इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना। एक बार सोचिए, थोड़ा ऊपर देखिए, कितनी बड़ी पृथ्वी, 900 करोड़ लोग, उस 900 करोड़ का एक हमारा 140 करोड़ का एक भारत, उसमें से हमारा हरियाणा कितना 2.5-3 करोड़ का हरियाणा, उस हरियाणा के सोनीपत शहर में एक मैं, और मैं अपने आप को इतना टेंशन ले लूं, ऐसा नहीं। अनंत पॉसिबिलिटीज में आपको ये भी बता सकता हूं, ऐसे मैं कम से कम आपको 10 एग्जांपल्स दे सकता हूं। आप सोच सकते हैं कि कलाम साहब ने कहीं इंटरव्यू दिया और वो फेल हो गए हों, बताइए, आप सोच सकते हैं ये कितनी जगह ऐसा होगा कि कलाम साहब ने इंटरव्यू दिया वो पास नहीं। स्वामी विवेकानंद को एक नौकरी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, आप सोच सकते हैं ये। तो आप किसी उन्नत चीज के लिए बने हैं, ऐसा हो सकता है अभी आपने जो प्रयत्न किया उसमें आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिए
कि मैं एक असफल इंसान हूँ, आपको इसमें सफलता नहीं मिली, दूसरे अटेम्प्ट में मिलेगी, इसमें नहीं मिली, किसी और कार्य में मिलेगी। अगर आप कर्म कर रहे हैं, सफलता आपके पास आके ही रहेगी। वो ज़्यादा दिन, बादल कुछ दिन बैठ सकते हैं, एक दिन बारिश कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, उनका पानी समाप्त हो जाएगा, वो चले जाएंगे, पुनः सूर्य चमकेगा, उसकी किरणें आप तक पहुंचेंगी। ऐसा हमको सोचना पड़ेगा। तो ये जब बादल जब काले होते हैं, ये जब बादल काले होते हैं तो हमको लगता है कि ये सूर्य आएगा नहीं, सूर्य आएगा। ऐसा अपने मस्तिष्क में अपने को डाला। सर जैसे ज़्यादा दिन हो गए हमें तैयारी करते हुए, 1 साल के बाद जो जुनून हमें शुरुआत में था वो अब महसूस नहीं होता सर। वो ज़्यादा दिन हो गए तैयारी करने को, 1 साल? सर 1 साल के बाद हमें वो जुनून महसूस नहीं होता जो हमें शुरुआत में महसूस होता था। हाँ, स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी वो अब फील नहीं हो रही। एनर्जी फील नहीं हो रही सर। तो सर किस थॉट के साथ मतलब तैयारी करते रहें कि वही एनर्जी वापिस आ सके? ये तो बड़ा मुख्य प्रश्न है किसी भी कार्य में। जब मैं और आगे चला जाता हूँ, जिस दिन तुमको नौकरी मिल जाएगी उसके बाद बता रहा हूँ। ट्रेनिंग के बाद जब पहले दिन पोस्टिंग मिलेगी ना, तो बड़ी एनर्जी रहेगी, 5 साल के बाद एनर्जी नहीं रहेगी। तो सर वो थॉट कौन सा रखें कि वही एनर्जी वापस आ जाए? मतलब अब जैसे हमें नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, चाहत तो रहती है वो एनर्जी वापस आ जाए। मेरी भी चाहत है मेरे बाल वापस आ जाएं। नहीं, मेरी चाहत नहीं है, मेरे तो 10वीं से नहीं है, पंगा ही नहीं है। स्वाभाविक है, कई बार मेरे को भी ऐसा अनुभव हुआ है, मेरे को दूसरे कारणों से हुआ है। कई बार जब हम किसी और व्यक्ति को ट्रेन करते हैं ना किसी कार्य के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमें यहीं पे कोई बिजनेस शुरू करना है सोनीपत में, और मैं किसी के माध्यम से किसी को खड़ा करने के लिए वो कह रहा हूँ, और वो व्यक्ति मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं सोनीपत तो भैया आजकल रास्ता ही बंद है, बारिश हो जाती है। तो उसने बहुत कारण बता दिए। वहाँ तो जो बिज़नेस हम करना चाहते हैं वो पहले से ही ऐसे बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कहानी बता देगा। तो ह्यूमन साइकी पे वो धीरे धीरे वो इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ यार, हो सकता है सोनीपत अब वो सोनीपत ना रहा हो, है ऐसा हो सकता है धीरे धीरे ह्यूमन माइंड का। अब क्योंकि हमको 1 वर्ष हो चुका है, तो समय निकल चुका है, जिसका नहीं हुआ। देखिए, रोज कुछ ना कुछ आपको कमजोर कर रहा है। ऐसा भी कुछ रोज करिए जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको निर्भीक बनाए। अगर मैं रोज ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो मुझको, इवन मी, एनीवन, ये जो पानी देते हैं ना भगवान को चढ़ाते हैं ना तांबे के लोटे में, वो सोने की तरह चमकता है। जब नया लेके आओगे, बाजार में खरीद के लेके आओ, ऐसा आप कहोगे भैया ये तो सोना ही है। और उसको ज़्यादा नहीं कह रहा, 10 दिन आप यहाँ पे रख दीजिए स्टेज पे, 10 दिन के बाद वो काला होने लग जाएगा। वो भी रोज़ साफ सफाई मांगता है। कैसा? रोज। तो अपने दिन में, ये मैं सबको बता रहा हूँ इंक्लूडिंग मी, अपने 24 घंटे की दिनचर्या में कम से कम 1 पल, 1 मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट, जो भी आप तय करें, कुछ ऐसा होना चाहिए जो, कुछ ऐसा पढ़िए, कुछ ऐसा बोलिए, कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसा घूमिए, कुछ ऐसा करिए जो आपको निर्भीक बनाए, जो आपको निडर बनाए। क्योंकि बाकी का सारा समय आपको कमजोर बना रहा है। तो एक एक पल अगर हम लोग एक एक दिन अगर हम लोग कमजोर होते चले गए तो मैच कैसे करोगे? कमजोरी का स्तर तो बढ़ता चला गया, वो काला पड़ता चला गया, काला पड़ता चला गया। उसको कभी कभी अगर 10 दिन में भी मैं भी भगवान को जल चढ़ाता हूँ, बड़ा पापी इंसान हूँ मैं, तो एक महीने में उस लोटे को साफ करता हूँ, लेकिन 1 महीने में उसको कर देता हूँ, तो कम से कम वो वापस चमक जाता है। तो हमको अगर अपने 24 घंटे में से कुछ ऐसा करना चाहिए, मैंने कहा कुछ देखिए, कुछ बोलिए, कुछ गीत गाइए, कुछ भी हो सकता है वो, जो उस चीज़ को मेंटेन करे। नहीं तो जो आपका पहले दिन जो उत्साह था, जो निर्भीकता थी,
जो आनंद आ रहा था वो आनंद का काम तो हमने कम कर दिया और ये टेंशन लेने वाले काम हमने बढ़ा दिया। तो कम से कम इसको भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। ऐसा एक एक्टिविटी करिए। एक्टिविटी उसमें बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ इंस्पिरेशनल एक स्टोरी रोज पढ़ना। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, मेरी अधूरी आत्मकथा, उसके 2 पन्ने रोज पढ़ने चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जो पत्र हैं वो एक पत्र रोज सुबह पढ़ लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के कोई 3 श्लोक रोज पढ़ लेने चाहिए और उनका मीनिंग पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसे अनंत 10 चीजें हैं, तो कम से कम एक चीज हमें सुबह सुबह कर लेनी चाहिए ऐसी, ताकि अपने या सोने से पहले कर लेनी चाहिए, ताकि एक फेयरलेसनेस हमको लगे। आज यहाँ बहुत सारी बहनें भगिनी निवेदिता के बारे में सुना। अरे भगिनी निवेदिता जो लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल में जिसने अपना नाम बना लिया था, 17 वर्ष की उम्र में जो एक टीचर बन चुकी थी, 23 वर्ष की उम्र में लंदन से सटा हुआ एक शहर है विंबलडन, वहाँ पर अपना स्कूल बना चुकी थी, वो भगिनी निवेदिता सब कुछ छोड़कर हमारे भारत में आके एक स्त्री शिक्षा के लिए काम शुरू करती है। तो जब ऐसे लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ प्राप्त करने के बाद, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? हम लोग क्यों अपने आप को इतना सीरियस ले रहे हैं? हम इर्द गिर्द देख रहे हैं लोग कैंसर से मर रहे हैं। मैं गुरुजी को ये बात बोलना चाहूँगा, सर कई युवा जो अभी कल यूपीएससी का एग्ज़ाम है, 25 तारीख है कल, बहुत सारे हमारे युवा हमसे जुड़े हुए हैं। वो जब भी मेरे से बात करते हैं मैं कहता हूँ यार आप लोग तो आप लोग तो मस्त लोग हो, श्रेष्ठ लोग हो। जहां लोग चोरी चकारी झूठ फरेब लूट में लगे हुए हैं, हम किसी को मोबाइल फोन करते हैं तो सबसे पहले ऐड आती है कि आप ये मत करिए वो मत करिए आपके पैसे हो जाएंगे, क्योंकि लोग ये चोरी चकारी में युवा लगे हुए हैं। आप उस सारी भीड़ से निकल कर अपने दम पर अपनी मेहनत कर कर एग्जाम क्रैक करने का आप लोगों ने ठाना हुआ है। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन तो उनको लेनी चाहिए जो चोरी चकारी झूठ फरेब और लालच में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप एक सही पथ पर लगे हो। स्वाभाविक है कभी कभी पथ लंबा हो जाता है, लेकिन आप वो यात्रा पूर्ण करेंगे, और जब आप वो यात्रा पूर्ण करेंगे उस यात्रा से पहले भी और उस यात्रा के बाद भी आपको चैन की नींद आएगी, क्योंकि आपने अपने कर्म के बल पर वो पाया है, ना कि चोरी चकारी और झूठ और फरेब के बल पर। तो ये चीज़ हमेशा अपने को याद रखनी है। और किसी का कोई प्रश्न रहे? ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए हैं। और कोई प्रश्न हुआ तो सर ने मेरे को न्योता दिया है सर्दियों में आने का, तो कुछ प्रश्न सर्दियों के लिए रहें, और कुछ सक्सेस स्टोरीज हमें यहाँ से निकलेंगी, वो लोग बताएंगे तो और आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी है, मैं टर्निंग पॉइंट एकेडमी पे पढ़ती हूँ। मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए पढ़ते हुए। सर के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना था, लेकिन अब आज सुना है तो अब इंटरेस्ट हो गया कि अब हमेशा आगे से सर की वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, और जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सर को दोबारा यहाँ पे पक्का बुलाएंगे। मेरा नाम खुशी है। तो आज का इवेंट आपके लिए कैसा रहा? आज का इवेंट काफ़ी मोटिवेशनल था मेरे लिए, और इससे लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है। तो आज का सेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिला, और वो अपना मोटो डिसाइड करने में ये बहुत हेल्पफुल रहा है। जहाँ तक है यहाँ ऐसे ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए ताकि हर बच्चा अपना लक्ष्य दिन रहता है। हेलो, आपका क्या नाम है? तो मतलब आज के सेशन के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहेंगे आज का सेशन सुन के, कि आज से ये चीज़ चेंज करना चाहिए? माइंडसेट, और सबने ये कहा था कि पहले करो तो मतलब इस तरह से करना है, जो हम सोचेंगे ना वही होगा। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। जो हमारे माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट ही समझते। हेलो, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ अंजना। तो आज के सेशन के बारे में आपको कोई 3 बातें जो बहुत अच्छी लगी हों? आज के सेशन में यानी कि अच्छी बात ये थी कि सबसे यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी चीज़ करने के लिए कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके लिए उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यानी कि अपना एम्स वगैरह कुछ भी बना लेते हैं, बनाना एक अलग बात है, लेकिन उस पर काम करना बहुत बड़ी बात है। तो आज के सेशन के बारे में आपको कैसा लगा? आज का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा, और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमें निखिल यादव जी ने बताया कि कैसे निरंतर कार्य करने से जीवन में सफलता मिलती है,
और उसको प्रैक्टिकल जीवन में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको लगातार प्रैक्टिस करने से ही हमें ये पता चलेगा कि उसका एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएगा। और सेशन एक बहुत ही फ्रूटफुल रहा और सभी टर्निंग पॉइंट के स्टूडेंटों ने भी आई थिंक बहुत कुछ सीखा इससे। और इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के फंक्शन, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस मैं टर्निंग पॉइंट के स्टाफ से या सुरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि महीने में या 1-2 महीने में होना चाहिए। उससे क्या है, स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट रहता है और वो निरंतर काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और आज के सेशन के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? अच्छी बात जो लगी वो स्वामी जी की जो हमें निखिल यादव जी ने बताई, वो ये लगी कि हमें अपने जीवन में एक विचार, एक ध्येय और एक काम को चुनना चाहिए और उस काम पे अपना 100% देना चाहिए और उसको ही अपने जीवन का आधार बना के उसको अच्छे से करना चाहिए। तो आप टर्निंग पॉइंट एकेडमी पे आज ये जो सेशन हुआ था निखिल सर का, कैसा लगा आपको ये सेशन? बहुत बढ़िया सेशन था। मतलब निखिल सर से मैं पहले भी रूबरू हुआ हूँ, लेकिन आज जो रोंगटे खड़े हुए हैं उनको देख के वो अलग ही था। वो हमारे 2 साल सीनियर है वैसे DCSE से, पर आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मैंने पहली बार उनको ऐसे देखा है कोई प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। आप इस सेशन के बारे में, मतलब ये जो सेशन हुआ इसके बाद आप अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहेंगे, क्या आपने? देखो ये इनका प्रोग्राम था जो असंभव को संभव बनाना, ये मतलब हर कोई अपनी लाइफ में इनसे मतलब इंस्पायर हो सकता है। और उनका जो मैं निखिल सर को जानता हूँ थोड़ा सा वैसे करीब से ही, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही मतलब अलग ही है। उनका व्यक्तित्व बहुत इंस्पिरेशन देता है, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत लोग सीख सकते हैं टर्निंग पॉइंट एकेडमी, जो भी स्टूडेंट हैं अच्छा मतलब एक अच्छे रास्ते में जा सकते हैं। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा? बस आज का सेशन तो पूछो ही मत, ऐसा शानदार ज़बरदस्त मैंने पहली बार ही देखा है। रूह ऐसे बिल्कुल ऐसे ही उठ गई थी, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं घर जाते ही बिल्कुल पढ़ाई पे ऐसे जुट जाऊँ कि 25-30 घंटे पढ़ दूँ एक दिन मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशन था आज का, काफ़ी अच्छा था। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। आपको आज कैसा लगा टर्निंग पॉइंट एकेडमी पे आके? मेरा टर्निंग पॉइंट एकेडमी में ये पहला आगमन था और मेरे जो मित्र मेरे साथ बैठे हैं अनिल जी, उन्होंने मुझे बहुत बार आग्रह किया कि आप सोनीपत आइए, टर्निंग पॉइंट एकेडमी में आइए। और काफ़ी समय में लेट आया, तो आज मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे तो यहाँ बहुत जल्दी आना चाहिए था। पर बहुत अच्छी मुझे ऊर्जा, एनर्जी सारे युवाओं में यहाँ पे दिखी और मज़ा आ गया आज। आपने मतलब कहा था कि अभी आप नवंबर दिसंबर जब हमारा एग्ज़ाम आएगा आप तब जब आएंगे, तो फिर आप तब भी मतलब ज़रूर आएंगे ना? मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि भाई एक बार बोल देंगे तो फिर मना हो जाएगा वो चीज़, आप मतलब आओगे ना जरूर? हाँ, जैसा आप कह रही हैं, क्या मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो मैं पक्का जब वो एग्जामिनेशन हो जाएगा तो पक्का आप लोगों से फिर से एक बार मिलने आऊँगा। ओके सर, थैंक यू सर।